दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के 100 दिनों के कामकाज की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि 100 दिन विश्वास के हैं, 100 दिन काम के हैं। उन्होंने बताया कि गरीबों के लिए 2500 मकान बनाए जा रहे हैं और 700 करोड़ की लागत से झुग्गियों में शौचालय और स्नानागार बनाए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नीट CUET के छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग योजना भी शुरू की गई है, जबकि 75 नए CM श्री स्कूल गरीब बच्चों को समर्पित होंगे। उन्होंने बताया कि 250 स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी और 100 स्कूलों में नई लैब्स स्थापित की जाएंगी। वहीं 1200 मेधावी छात्रों को सितंबर में लैपटॉप दिए जाएंगे और 2200 छात्रों को मुफ्त कोचिंग मिलेगी। साथ ही EWS दाखिलों में पारदर्शिता को बढ़ती जाएगी और 28,000 बच्चों को एडमिशन मिलेगा। दिल्ली के विश्वविद्यालयों से दिल्ली सरकार के संबंधित कॉलेज तमाम लड़ाई में पड़े रहते थे। दिल्ली के बच्चों का आज दिल्ली विश्वविद्यालय में कौन पढ़ने जा रहा है? आपके हमारे मध्यवर्गीय परिवारों के बच्चे जा रहे हैं। 12 कॉलेजों के अध्यापकों का, 12 कॉलेजों के टीचरों का, 12 कॉलेजों के नॉन टीचिंग स्टाफ का, उन बच्चों का जीवन कठिन हो गया था। इस सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेज और संबंधित विश्वविद्यालयों का ग्रांट इन एड, जी हाँ, 417 करोड़ रुपए का ग्रांट इन एड 1 अप्रैल शाम से 2 अप्रैल सुबह के बीच में इस सरकार ने मध्यवर्गीय परिवारों में पढ़ने वाले बच्चों के शिक्षा व्यवस्था को आसान करने के लिए ग्रांट इन एड मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 1 अप्रैल की शाम को इनके खातों में पहुंचा, जिससे हजारों टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, हजारों बच्चों के जीवन आसान और सुगम हुए। दिल्ली की टेक्निकल एजुकेशन के संदर्भ में 3 लाख रुपए आमदनी वाले, 3 लाख से नीचे वार्षिक आमदनी वाले बच्चों के लिए आप कल्पना कीजिए 2022 से उनकी स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही थी। हमारी सरकार ने अंत्योदय हमारा लक्ष्य, गरीब कल्याण हमारा कर्तव्य, 19 करोड़ रुपए 2022-23 के हमारी सरकार ने इन 100 दिनों में देकर उन बच्चों की ट्यूशन फीस के आ रहे दबाव को कम करने का काम किया है। 3 लाख रुपए वार्षिक आमदनी वाले बच्चों की ये स्कॉलरशिप है। 21-22 से दी नहीं जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अंत्योदय के लक्ष्य को, गरीब कल्याण के कर्तव्य को समझते हुए 100वें दिन इसको तुरंत अपने आप को कर्ज से मुक्त करने का काम किया है। 100 दिन के अंदर हमने नीट, CUET आदि की पढ़ाई बच्चों को निशुल्क, गरीब सरकारी स्कूलों के बच्चे जो एस्पिरेशन रखते हैं नीट की परीक्षा की, जो एस्पिरेशन रखते हैं CUET में अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने की, ऐसे बच्चों के लिए ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था हमने कराई। फिजिक्स वाला जैसे बड़े पोर्टल भारत सरकार के MSDC की कंपनी के साथ, जिसमें हजारों बच्चों ने नीट और CUET का, इन गरीब बच्चों के कल्याण का, इन गरीब बच्चों के उत्थान का सोच हमारी सरकार, जैसा मैंने बार-बार कहा, अंत्योदय हमारा लक्ष्य है, गरीब कल्याण हमारा संकल्प है, गरीब कल्याण हमारा कर्तव्य है। इसी गरीब कल्याण के लक्ष्य को सार्थक करते हुए मैं बार-बार आपके सामने पहले भी कहा है, मैंने आप में से भी किसी को कह दिया जाए कि तुम्हें अगर दोबारा 10वीं क्लास में टाइम की मशीन को उल्टा करके आपको 10वीं क्लास में भेज दिया जाए तो सबसे पहले क्या करोगे? 100 में से 99 लोग कहते हैं इस बार अच्छी तरह पढ़ाई करो। माता पिता की भी ये एस्पिरेशन रहती है, चूक हो गई मुझसे, मेरे बच्चे को कमी नहीं रहनी चाहिए, मेरे बच्चे के लिए कमी ना हो जाए, इसलिए वो अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रयासरत रहता है। मगर 27 सालों में प्राइवेट स्कूल बढ़ते चले गए, 1700 हो गए, सरकारी स्कूलों की गिनती केवल 1000 रह गई। हमारा लक्ष्य है कि गरीब के बच्चे को, अंत्योदय के लक्ष्य को साधते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को साधते हुए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के संकल्प को पूरा करते हुए, गरीब के बच्चे को प्राइवेट स्कूलों से बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़िया करिकुलम, बढ़िया व्यवस्था मिले, इसके लिए इस सरकार ने 75 CM श्री स्कूलों की स्थापना करने का संकल्प लिया है। जिस CM श्री स्कूल में हर क्लासरूम में स्मार्ट क्लासरूम होगा, 100 करोड़ रुपए का बजट दिया है,
स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, AR और VR विजुअल लैब्स होंगे, AI बेस्ड पर्सनल लर्निंग आउटकम्स पर ध्यान दिया जाएगा, सस्टेनेबिलिटी के स्कूल होंगे, यहाँ पर डाटा साइंस होगा, रोबोटिक्स होगा। ये सब पढ़ाई गरीब के बच्चे को मिले, ताकि वो जब 12वीं करके बाहर निकले, जब बड़ी दुनिया में जाए तो AI क्या है, रोबोटिक्स क्या है, स्मार्ट क्लासरूम क्या होता है, इससे वंचित ना रहे। अंत्योदय हमारा लक्ष्य है, गरीब कल्याण हमारा संकल्प। और गरीब के बच्चे के स्कूल की लाइब्रेरी, डिजिटल हो। 250 स्कूल लाइब्रेरीज, 250 स्कूलों की लाइब्रेरी, 1000 स्कूल है, 75 को हम फ्री करने वाले हैं, 250 में डिजिटल लाइब्रेरी होगी। गिनते जाइएगा। गरीब कल्याण हमारा लक्ष्य है, गरीब का कल्याण और अंत्योदय हमारा लक्ष्य है। तो 250 स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी होगी। थोड़ा पीछे हो जाइए। 250 स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी होगी। उस डिजिटल लाइब्रेरी से बच्चा हर तरह के डाटा को एक्सेस कर पाएगा, हर किताब को एक्सेस कर पाएगा। मॉडर्न तकनीक, मॉडर्न फैसिलिटी उसको एम्पावर करेगी। गरीब के बच्चे को, अंत्योदय की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए बच्चे को वो साधन मिले जिसके कारण वो आगे बढ़ने के लिए एम्पावर हो, उसके अंदर का आत्मविश्वास, स्वावलंबन बढ़े। इसके लिए 250 स्कूलों में गरीब कल्याण के लक्ष्य को साधते हुए लाइब्रेरी का, डिजिटल लाइब्रेरीज का स्थापना की जाएगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लैंग्वेज लैब, 100 लैंग्वेज लैब, जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और एक भारतीय भाषा जो बच्चा पढ़ना चाहेगा। AI ड्रिवन लैब, 1000 सरकारी स्कूल है, 250 में लैब बन रही है, 100 में डिजिटल लाइब्रेरी है, 75 CM3 स्कूल है। इतनी बड़ी लक्ष्य को साधने का काम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी के अंत्योदय के लक्ष्य को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार करने वाली है। दिल्ली का शिक्षा विभाग इसको करने वाला है। मुख्यमंत्री डिजिटल एजुकेशन स्कीम के अंतर्गत मेधावी बच्चों को, 1200 बच्चों को, हमारी तो कोशिश है आने वाले समय में गरीब का बच्चे की हर क्लासरूम इसी प्रकार से AI तकनीक के साथ चले। मगर पिछली सरकार हमें खजाना खाली सौंप के गई है, इसलिए अभी पहले सत्र में 1200 बच्चों को, मेधावी बच्चों को लैपटॉप देने की योजना हम सितंबर में पूरी कर देंगे। और अभी 90% से ऊपर आए बच्चों के, मेधावी 100 बच्चों को 20 स्कूलों को पुरस्कृत हमने 100वें दिन अभी किया है। इसके अलावा 2200 स्टूडेंट्स पंडित मदन मोहन मालवीय विद्या शक्ति मिशन। पिछली सरकार आत्ममुग्धता से इतनी तरह से ग्रसित थी कि कुछ लोग आत्ममुग्ध बौना कहने लगे। इस योजना को भी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर चलने वाली योजना को भी मुख्यमंत्री के नाम पर चलाया जाने लग गया। लोग अपने बुजुर्गों से, अपने आदर्शों से प्रेरणा ले। 2200 स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा। JEE, नीट, क्लैट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई करें, CUET में दाखिला लेने की पढ़ाई करें। बेस्ट स्टूडेंट्स को छांटकर उनको और प्रोत्साहित करने के लिए सरकार अपने खर्चे पर सबसे बेहतरीन पोर्टल, सबसे बेहतरीन जो इस संदर्भ में कोचिंग देने वाले इंस्टीट्यूट हैं, उनके साथ इन बच्चों को निःशुल्क, अंतिम पंक्ति में खड़े बच्चे को निःशुल्क कोचिंग देने का काम सरकार करने वाली है। और जो सबसे बड़ा काम इन 100 दिनों में हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार ने किया है, प्रधानमंत्री जी के संकल्प, एक आम व्यक्ति के जीवन में, अंत्योदय अंतिम पंक्ति में खड़े जीवन में, मिडिल क्लास व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयों को कम करने का काम करने का हमारी सरकार दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी बिल लाई, जिसको विधानसभा सत्र में ना होने के कारण हम ऑर्डिनेंस लाकर, कानून बनाकर स्कूलों की लूट के धंधे को बंद करने का काम करने वाले हैं, जिसके कारण हमारे विरोधियों के, प्रतिद्वंदियों के
जिन्होंने पिछले 27 सालों से स्कूल माफिया को आगे बढ़ाने का काम किया, उनके पेट में भयंकर दर्द है। आप उस दर्द की आहट अक्सर सुनते रहते हैं। एक साधारण माता पिता जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता है, क्योंकि सरकारी स्कूल कम होते चले गए। आप में से भी किन्हीं के बच्चे अगर 5-7 साल से स्कूल जा रहे हैं, तो आप भी अपनी अंतरात्मा पर हाथ रख के देखिएगा, इन 100 दिनों में फीस नहीं बढ़ी है। हर साल आपके पास फीस बढ़ती है। हर साल आपको कहा जाता है कि फलाने स्कूल से किताब, फलानी दुकान से किताबें खरीदो, फलानी दुकान से ड्रेस खरीदो। इन सब को रोकने के लिए दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फी फिक्सेशन एक्ट लाकर हमने दिल्ली के मध्य वर्गीय लोगों को, दिल्ली के एस्पिरेशनल मिडिल क्लास को, दिल्ली के अंतिम पंक्ति में खड़े परिवारों के जीवन को आसान करने का काम किया है। पीएम इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी लाने का हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता था कि बीजेपी आएगी, डराकर एक काम किया जाता था कि बीजेपी आएगी तो आपकी सब्सिडी बंद हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले ही मौके पर सब्सिडी को जारी किया है। सब्सिडी को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए उसकी जांच और उसके संदर्भ में सही पात्र व्यक्तियों को मिले, जहां गलत सब्सिडी गई है उसकी वसूली और इसमें भ्रष्टाचार कम हो, इसका भी काम किया है। और जीवन आसान करने के लिए पीएम सूर्य घर बिजली योजना, जो सरकार केवल 6,000 रुपए देकर अपनी पीठ थपथपाती थी, 30,000 रुपए सब्सिडी में बढ़ाकर 3 किलोवाट का कनेक्शन 2 लाख रुपए में 1,08,000 रुपए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सब्सिडी 92,000 रुपए पे 4-5% के साधारण ब्याज दर पर लोन दिलाकर हम लोगों के जीवन को आसान करने का काम तो करेंगे ही, मगर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के माध्यम से अगर इस 3 किलोवाट पर वो व्यक्ति 300 यूनिट बिजली कमाएगा तो रेखा गुप्ता जी की सरकार, मोदी जी की प्रेरणा से 300 रुपए का चेक उसको प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के नाम पर वापस करने का भी काम करेगी। ये हमने दिल्ली की जनता के, साधारण जनता के जीवन को आसान करने का काम किया है। ईडब्ल्यूएस एडमिशन को आसान बनाने के लिए मैं चुनौती देकर कहता हूं, इस साल एक भी शिकायत ईडब्ल्यूएस एडमिशन में धांधली की कोई नहीं कर सकता। हमारा विपक्ष पिछले साल ईडब्ल्यूएस की एडमिशंस में एक परिवार के 5-5 लोगों को घर बैठे बैठे एडमिशन दे देना, कोई ट्रांसपेरेंसी ना होना, एक बटन दबाकर गरीब के बच्चे ने पूरे दिल्ली के 28,000 बच्चों को ईडब्ल्यूएस में एडमिशन देने का काम किया है। 38,000 में से 28,000 एडमिशन कंप्लीट हो गए हैं और 9,800 बच्चों का ड्रॉ संभवतः 1 जुलाई को निकालकर उनके लिए भी दाखिला देने का काम आसानी से हो जाएगा। ये केवल वो बिंदु आपके सामने मैंने रखे हैं बहनों और भाइयों, जिसमें कि हमने लोगों के जीवन को आसान बनाने का काम किया है, गरीब के बच्चे को आगे लाने का काम किया है। हमारी सरकार ने बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ, सुजुकी के साथ, हेरिटेज के साथ, सुजुकी मोटर्स के साथ, सुजुकी मोटरसाइकिल्स के साथ अलग-अलग एमओयू साइन किए हैं ताकि उनके बच्चों को टेक्निकल ट्रेनिंग मिलकर बेहतर एम्प्लॉयबिलिटी का रास्ता खुले। दिल्ली की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए दिल्ली में 3 नए कानून को आम व्यक्ति के संदर्भ में, आम व्यक्ति जो शिकायत करता था मेरा जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, आम व्यक्ति के लिए, अंत्योदय में खड़े व्यक्ति के लिए 3 नए कानूनों को सारे बिंदुओं का नोटिफिकेशन करके, फॉरेंसिक जांच नए कानून में सबसे मैंडेटरी विषय है, उसको लागू करके फॉरेंसिक जांच मौके पे हो, उसके लिए फॉरेंसिक लैब्स स्थापित करके, मोबाइल लैब स्थापित करके, मर्डर और आदि के संदर्भ में जो मेडिको लीगल रिपोर्ट, मेडलिपार नाम की एक व्यवस्था ऑनलाइन
पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ऑनलाइन मेडिको लीगल रिपोर्ट, एमएलसी रिपोर्ट लोगों को मिलने लगे, इसकी व्यवस्था करके हमने कानून अंत्योदय के अंतिम व्यक्ति पे खड़े गरीब व्यक्ति को कानून समय से पहुंचे, इसकी व्यवस्था हमने की है, जिसके माध्यम से गरीब जनता का, आपने देखा होगा कि दिल्ली की बड़ी बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों के आसपास तो बहुत आसानी से कानून व्यवस्था फायर टेंडर खड़े रहते हैं, मगर जैसे जैसे दिल्ली की आबादी फैलती चली गई है, जैसे जैसे दिल्ली की आबादी बढ़ती चली गई है, उस आबादी के पास फायर से लड़ने की उस अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में सुविधा नहीं है। पहली बार इस सरकार ने गरीबों की चिंता करते हुए उनकी जान माल की हिफाजत के लिए 100 नए फायर टेंडर्स का इंतजाम करने का काम किया है, जो वहां मौके पर खड़े रहकर दिन भर उन तंग संकरी गलियों में लोगों के जीवन माल की सुरक्षा, उनके घर, उनके व्यापार की सुरक्षा के लिए खड़े रहेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इन 100 दिनों में मोदी जी की प्रेरणा से अंत्योदय के लक्ष्य को साधते हुए, गरीब कल्याण को अपना कर्तव्य समझते हुए ये सब काम किए हैं। मैं बहुत दावे के साथ ये कह सकता हूं, 100 दिन के कम समय में हमारी सरकार ने छोटे छोटे मगर बहुत मजबूत, बहुत दृढ़ता के साथ सही दिशा में कदम उठाए हैं, जिससे दिल्ली की जनता का, दिल्ली की अंतिम पंक्ति में अंतिम पायदान में खड़े हुए नागरिक का जीवन आसान होने के लिए रास्ते खुले हैं। हम अपनी मोदी जी की विचारधारा पर, मोदी जी के, दीनदयाल जी के दिखाए हुए मार्ग पर मजबूती के साथ चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार मजबूती से अंत्योदय हमारा लक्ष्य, गरीब कल्याण हमारा कर्तव्य को साधने के लिए, पूरा करने के लिए, मध्य वर्ग के जीवन को आसान करने के लिए सब कुछ झोंक कर दिन रात सड़कों पर है। 100 दिन की इन छोटे से वक्फे में हम बहुत बड़ी उपलब्धि का तो दावा नहीं करते, मगर ये छोटे छोटे कदमों ने गरीब कल्याण के हमारे कर्तव्य के मार्ग को और हमारा विश्वास दृढ़ किया है कि ये किया जा सकता है। बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने कदम उठाया था, हालांकि कुछ स्कूल्स ने अभी तक बढ़ी हुई फीस वापस नहीं की है, यहाँ तक कि बाउंसर्स भी लगा दिए हैं स्कूल्स में, बच्चों को काफी परेशानी हुई, उसको लेकर सरकार क्या करे? देखिए, मेरे को पता था रंग में भंग डलेगा ही। मैं तो चाह रहा था कि हम 100 दिन की उपलब्धियों में ही बात करें, मगर देखिए, खाओ ना तो बिखरा दो, खुद तो कर नहीं पाए तो हम अपनी 100 दिन की उपलब्धियां बता ना पाए, इसलिए विपक्ष जानबूझ के इस प्रकार के सवाल खड़े करता है। और आप भी हमसे उन स्वघोषित बेरोजगार नेताओं की बात पूछते रहते हैं। मुझे मालूम था आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे, इसलिए मैं पूरी तैयारी से आया। जरा वो वीडियो लगाइए। मैं आज आपको तथ्यों के साथ साबित करना चाहता हूं कि ये इशू हमारा दिया हुआ नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी से, पूरी दृढ़ता से आपको ये कहना चाहता हूं कि डीपीएस के संदर्भ में, डीपीएस की आड़ में जिन हमारे फी एक्ट से घबराकर आम आदमी पार्टी जो कवर फायर दे रही है ताकि ये फी एक्ट लगे नहीं, और इसी तरह अंडर द टेबल जैसे वो पहले रिश्वत वसूलते रहते थे फिर वसूलते रहे, मैं आज साबित कर दूंगा आपके सामने कि कैसे इन लोगों ने किस प्रकार से आज कहते हैं कि हम लोगों से राय मांगेंगे, हम लोगों से राय मांगेंगे। 11 साल में क्यों नहीं मांगी थी इनके विधायकों ने लोगों से फीस के बारे में राय? मैं आपको ये डीपीएस द्वारका के संदर्भ में इतने सारे कागज दूंगा। वो कहां है इनका बिल की कॉपी? जो ये अभी देता हूं मैं, एक कॉपी लीजिए। मैं ये कागज सब आपको दूंगा। मुझे मालूम था आप पूछेंगे ये सवाल। इन्होंने अपनी ओर से चोर रास्ते से बिल लाने की कोशिश की, चुनाव से डर गए, पैसे ले लिए चुनाव में। मैं आपको ये कैबिनेट में प्रपोजल लाए थे, इसका पूरा प्रपोजल की कॉपी भी दूंगा आपको। और मैं आपको दिखाता हूं कि डीपीएस द्वारका हमारा किया हुआ काम नहीं है। दिखाइए,
ये सबसे पहले ये क्लिपिंग्स देखिए, ये क्लिपिंग्स आपको बताएंगी। ये 15 जुलाई 2021 की कटिंग है डीपीएस के संदर्भ में। हमारा काम नहीं है ये, 15 जुलाई 2021 की क्लिपिंग है। ये काम की है, पीछे हो जाओ भैया। ये सितंबर 30 2021 की क्लिपिंग है। अरे पीछे हो जा भाई, जगह मिलेगा तो। सितंबर 30 2031। आगे चलिए, ये अप्रैल 13 2022 कौन सा अखबार है जी? टाइम्स ऑफ इंडिया। और ये क्विंट का है, ये कोई एज पेरेंट्स फेसिंग जॉब लॉसेस 2022 में ये वीडियो है। चलिए आगे चलिए, ये 2023 की क्लिपिंग्स है। आगे चलिए, डीपीएस में आंदोलन 2024 में भी चल रहा था। वीडियो दिखाइए, डीडी न्यूज की क्लिपिंग 2021 ऑनवर्ड्स। मुझे मालूम था आप पूछेंगे। देखिए, एनडीटीवी तो हमारा अखबार नहीं था। Delhi Public School Dwarka, but more than 20 students of Delhi Public School Dwarka are allegedly not being allowed inside their classrooms since school resumed after summer vacation on July 1. Parents claimed the action followed their refusal to pay the revised fee, which they say was increased without following Directorate of Education norms. क्यों चल रहा है ये आंदोलन? Their children are क्यों चल रहा है ये आंदोलन तब से? अगली दिखाइए। आती सीधी से सवाल भी पूछे गए हैं। आज मैं चुनौती देकर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी को कहता हूं, अगर उन्होंने कुछ किया था तो डीपीएस क्यों नहीं सधा उनसे? क्या लेन देन हुआ आम आदमी पार्टी और पूर्व की दिल्ली सरकार और डीपीएस के बीच में? क्यों नहीं 2020 से लगातार अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पंजाब में जहां मुंह छुपाए बैठे हैं, वो आकर जवाब दे कि क्यों इस प्रकार का धांधली होती रही और वो चुप लगा के रहे। दिखाइए। ये नारेबाजी, ये विरोध प्रदर्शन की आवाज। मास्क लगाए हुए पेरेंट्स थे। कोविड का दौर है, अरविंद केजरीवाल का शीश महल बन रहा था और पेरेंट्स हड़ताल कर रहे थे। और ये सरकार कहती है फी रोल बैक करवाई है हमने। ये सरकार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार पर आरोप लगाएंगे ये। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जवाब दें। द्वारका में डीपीएस स्कूल के खिलाफ ये पेरेंट्स मोर्चा खोले हुए नजर आ रहे हैं। इन पेरेंट्स का आरोप है कि डीपीएस स्कूल मनमानी कर रहा है, अपनी मनमर्जी से। अगली एक और है। National capital, a silent protest is happening right now outside the prestigious Delhi Public School in Mathura Road in Delhi. A group of parents have gathered outside the school to protest against the fee hike. The parents are protesting that the school had hiked the fees by 18 to 20%. आपको वो भी दिखाऊंगा, मेरा फोन दो। मेरा कहना केवल इतना है कि ये जो आज बैठकर हमारी सरकार से सवाल पूछते हैं और भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि इन्होंने क्यों नहीं रोका? इनके रहते ये सब चल रहा था। इस लीगेसी को निपटाने का काम हम कर रहे हैं। हमने डीएम की कमेटी भेजी है। हमने डीएम की कमेटी के कारण, हमारे स्ट्रिक्ट एक्शन के कारण, हमारी रिपोर्ट के कारण डीपीएस हाई कोर्ट में हारा। उन्हें बच्चों को लाइब्रेरी से निकालने का आदेश देना पड़ा। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार, मेरे मंत्रालय के स्ट्रिक्ट एक्शन के कारण इनको ये करना पड़ा है। इस नाते से ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुझे मालूम था आप हमारे रंग में भंग डालेंगे, इसलिए मैं आपके लिए बहुत सारा मसाला लाया हुआ। और जाकर पूछिएगा, अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछिएगा। उनके छोड़े हुए नुमाइंदों से पूछने का मतलब नहीं है। ये तो सब
एक सेकंड लूंगा जी आपका ये प्रश्न का पूरा उत्तर एक ही बार। अब अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कम से कम हमसे दोबारा नहीं पूछेंगे ना क्या हुआ। ठीक है श्वेता जी। ध्यान रखना। ये डीपीएस द्वारका पेरेंट्स एसोसिएशन का डाला हुआ ट्वीट है, आप देख सकते हैं। ये 12/1/2025 का ट्वीट है। एक्शन विल बी टेकन। 12/1/2025 को एडमिट किया, एक्शन विल बी टेकन। और इससे ज्यादा जवाब नहीं है, ऐसे 20 वीडियो और मिल जाएंगे आपको। और इसके अलावा मैंने पहले भी आपको बताया, आप में से जो लोग स्टडी करना चाहेंगे उनकी रिसर्च के लिए क्या पूछिए 2019-20 से कितनी फीस कहाँ बढ़ी है, कितने 35% फीस बढ़ी वासुदेव एनक्लेव के एमएम पब्लिक स्कूल में, बगरोडिया स्कूल में, साधु वासवानी में। ये मेरे पास 19-20 में किस जगह बढ़ी, 20-21 में जो बढ़ी, 21-22 में बढ़ी। हर साल जो फीस बढ़ रही थी, पेरेंट्स मास्क लगाकर हड़ताल कर रहे थे स्कूल के बाहर, और नीरो अपने घर में बैठकर शीश महल में 68 लाख रुपए का पर्दा लगाकर 4 करोड़ के टेलीविजन पर सोने के कमोड पर अपनी जिंदगी का मजा ले रहे थे। और आज अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी पंजाब में मुंह छुपाकर बैठे हैं। क्यों नहीं डीपीएस के पेरेंट्स का आगे सामना करते? हम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कटिबद्ध हैं। ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये प्रश्न डीरेल करके एक सख्त कानून जो पेरेंट्स की, जिसमें पेरेंट्स भी नुमाइंदे हैं, एक ये कानून बनाया जा रहा था। आप चाहेंगे हम इसका बिल दें, ये प्रपोजल देंगे। इस प्रपोजल में 12% फीस हर साल बढ़ाने की छूट देने वाले थे, हिम्मत नहीं जुटा पाए चुनाव नजदीक आने के नाम पर। इसलिए हम ये कॉपी आपको देंगे। ये जो यहाँ बैठकर अपनी कहानी बना रहे हैं, इस कहानी का पीछे का अंडर द टेबल रिश्वत लेके आम आदमी पार्टी और पिछली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने अंडर द टेबल इन सब रिश्वतों को लेकर इस कानून को बनाया नहीं। आज जब हम ये कानून बना रहे हैं तो एक स्ट्रे घटना जो 6 साल से चल रही है, जो कोर्ट में सब्जुडिस है, उसको सामने लाकर हमारे सामने प्रश्न उठाकर कवर फायर दे रहे हैं ये उन लोगों को जो लोग फीस माफिया है और जो नहीं चाहते कि ऐसा सख्त कानून बने जिससे इन लोगों के खिलाफ एक्शन हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल ये है कि आपने ये लगातार हम देख रहे हैं कि जो आपकी सरकार बनी थी उससे पहले भी आपने कहा था कि जहां छुट्टी बनी वहां कोई भी छुट्टी तोड़ी नहीं जाएगी। बावजूद उसके बहिर्पुर का इलाका हो, शामी का इलाका हो, जलपुरा का इलाका हो, एक्शन में दिख रहा है रोजाना छुट्टियां तोड़ी जा रही हैं। क्या आप क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में इस बात की घोषणा की थी कि दिल्ली में कोई भी झुग्गी तोड़ी नहीं जाएगी। हम आज भी, मैंने पहले कहा, हमारी सरकार का लक्ष्य है अंत्योदय और गरीब कल्याण हमारा गरीब कल्याण हमारा कर्तव्य है। क्योंकि 2 दिन से ये मामला चल रहा था, मैं ड्यूसिप के संबंध में भी कुछ तैयारी करके आया था। मुझे मालूम था ऐसा कोई सवाल इस बारे में भी आप पूछ सकते हैं। देखिए, पहली बार मैंने दिखाया ड्यूसिप में 700 करोड़ रुपए बजट झुग्गी वालों के उत्थान के लिए हमने दिया है। पिछली सरकार ने बजट 31 मार्च रात को 11:50 पर दिया, जिसको अगले दिन कोई इस्तेमाल नहीं कर पाया। टॉयलेट्स की बुरी हालत है, स्नान गृह बने नहीं है,
और इन दो मामलों को भी मैं विशेष तौर पे आपके समक्ष स्पष्ट करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी की कमिटमेंट यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में कटिबद्ध है, कोई झुग्गी नहीं टूटेगी। मगर जो झूठ फैलाकर अपनी बेरोजगार नेता अपनी राजनीति पूरा करना चाहते हैं उसको देखिए। अगली स्लाइड लाइए। इसी में हाँ, ये मद्रासी कैंप पे तोड़फोड़ हुई। ये मद्रासी कैंप हाई कोर्ट का केस नंबर 8035/2024 मैंडेटेड रिलोकेशन है। 2024 में किसकी सरकार थी? बारामूला नाले में अर्बन फ्लड्स को रोकने के लिए हाई कोर्ट ने कहा है जो ये जगह पिछली बाढ़ के समय पानी भर गया था, इनकी नाकामी के कारण अगर ये चाहते तो उन लोगों को रिस्पेक्टेबल रिलोकेशन दे सकते थे। मगर आम आदमी पार्टी के स्वघोषित बेरोजगार नेताओं का और जिनके आका पंजाब में मुंह दुबका कर बैठे हैं, इन गरीब झुग्गी वालों को जवाब देने से बचने के लिए वो नहीं बताएंगे कि मद्रासी कैंप को अर्बन फ्लड्स के लिए बारामूला नाले से रिलोकेट करने के निर्देश दिए गए थे, तो क्यों नहीं किया गया? आज इसका यहां पर उन झुग्गी वालों को इन मकानों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रिलोकेट किया गया है, तोड़ा नहीं गया है। उन झुग्गी वालों में से जो एंटाइटल पिछली साइड है ऑफिस आए सर 370 में से 215 लोग 215 परिवार पाए गए जो रिलोकेट होने की एंटाइटलमेंट रखते थे। उन सबको बाइज्जत इन मकानों में शिफ्ट किया गया है। झुग्गी तोड़ दी जो ये बेरोजगार नेता अपने पंजाब में बैठे आकाओं के ऊपर कह रहे हैं, ये चलने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी की सरकार कटिबद्ध है, पूरी तरह तैयार है। किसी भी झुग्गी वाले को ड्यूसिप का प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं मुख्यमंत्री जी की ओर से प्रधानमंत्री जी के आश्वासन पर दिल्ली की जनता को, दिल्ली के गरीब झुग्गी वासियों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, केवल आपको बहकाने के लिए अलग अलग कागज फोर्ज करके चलाए जा रहे हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी झुग्गी को हटाएगी नहीं, बल्कि 700 करोड़ रुपए के बजट के साथ हर झुग्गी में सड़क बनाने का काम, पानी देने का काम, लाइट देने का काम, नए टॉयलेट बनाने का काम और वहां पर महिलाओं के लिए स्नान गृह बनाने का काम करने वाली है। और ये मैं जिम्मेदारी से कहता हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में अंत्योदय हमारा लक्ष्य है और गरीब कल्याण हमारा कर्तव्य है। दिल्ली की झुग्गी वासियों के लिए हमने 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सदन हुआ नहीं ना जी, सदन हो जाएगा। एक्ट बना दिया हमने, ऑर्डिनेंस लाकर एक्ट बना देंगे ताकि पेरेंट्स को इसी साल जो राहत मिलनी है, जितनी मिलनी है वो भी मिले और विधानसभा में 6 महीने में चर्चा हो जाएगी। तो मॉनसून सत्र में आएगा या स्पेशल सेशन? जो भी होगा आपके समक्ष आएगा, वो विधानसभा सचिवालय सूचित करेगा। सर, पावर कट को लेके विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है और कह रहा है कि हमारे जो शासन था उसमें स्थिति बहुत अच्छी थी, दिल्ली सरकार विफल है निपटने में इस चीजों को। देखिए एक बात समझने की है, दिल्ली में, देश में कोई भी विश्व में कोई भी बिजली का नेटवर्क ऐसा नहीं है जहां कभी बिजली जाती ना। हम सड़कों पे आंदोलन करते थे बिजली के नाम पर, मगर स्वघोषित बेरोजगार नेता केवल ट्विटर पे आंदोलन करते हैं। अब उन्हें पता नहीं है कि यहां 24 घंटे 7 दिन काम करने वाली सरकार है। ये सरकार शत्रुमुर्ग की तरह गर्दन रेत में दबाकर नहीं बैठती है। जनता दरबार में आप सबको, पत्रकार भाइयों और बहनों को याद होगा, इस सरकार ने एक ही बार जनता दरबार किया था, एक ही बार, और जनता दरबार में भीड़ देखकर 4थी मंजिल पर चढ़ गए थे, छत पर। याद है? चित्र निकाल के चलाइएगा आज अपने टेलीविजनों पर। मुख्यमंत्री रोज 1000 से ज्यादा लोगों को अपने घर के बाहर सड़क पर मिलती है, उनके पास शीश महल नहीं है।
मैं भी अपने घर के बाहर, मैं जनकपुरी में रहता हूं, अपने घर के बाहर, अपने घर के दफ्तर में मेरे पास जितनी जगह है, बाहर जगह है, हम लोगों को मिलते हैं, हमारे दफ्तर 24 घंटे काम करते हैं। मगर ये झूठ बोलकर मैं आज आंकड़ों के आधार पर आपको स्पष्ट करता हूं कि बिजली पहले ज्यादा जाती थी। फर्क केवल ये है कि हम दिल्ली की जनता को जमीन पर राहत देने का काम करते हैं और ये लोग ट्विटर पे नैरेटिव फैलाने का काम करते हैं। मैं आप सबसे इस इकोसिस्टम को तोड़ने में हमारी मदद करिए। ये एक बड़ा इकोसिस्टम है जो बड़े प्रचार तंत्र में, बड़े विज्ञापनों के साथ बना है, मगर सत्य का साथ दीजिए। मैं आंकड़ों के साथ, लगाइएगा जरा, ये कागज दूंगा, सरकारी कागज है, ये सरकारी कागज है। ये देखिए 2020 में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का डाटा है। आधे घंटे से ज्यादा के 2721 कट हुए थे। इन कागज लीजिएगा, कागज देंगे हम आपको। हर चीज का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कोई बात हवा में नहीं हो रही है, हर चीज का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। 2721 कट हुए 2020 में। 2021 में इसी पीरियड में 2209 कट हुए, 2209 कट हुए। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 2209 कट हुए। 2022 में 1900 कट हुए। 2023 में फरवरी में 305, मार्च में 581, अप्रैल में 559, मई में 722, यानी 2167 कट हुए। ये कोई डाटा हम अपने घर पे नहीं बना सकते। ये सब डाटा ऑनलाइन एसएलडीसी की साइट पर अवेलेबल रहता है। 2024 में 382, 445, 516, 702, आप इसको समझ लीजिए। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली गई, कट की संख्या बढ़ती चली गई है। देख लीजिए 24 में 382 से शुरू हुआ, 445 हुआ, 516 हुआ, 702 हुआ, अंत में हुआ 2045। और इसके बाद 2025 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में केवल 1946 कट हुए। हमें टूटा फूटा 10 साल में 1 रुपया भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पर बिजली कंपनियों के द्वारा लगाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए नहीं हुआ। उसके बावजूद पिछले 5 सालों में सबसे कम बिजली कटौती इस वर्ष हुई है। 1946 कट है केवल और केवल। 2020 में 2700 और 1946, यानी 5 साल में जो इनसे मैनेज भी हुआ 2000 तक, हम उससे कम कट पे लेकर गए। केवल एक नैरेटिव बनाना, और जो आका पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी मुंह छुपा कर बैठे हैं, यहाँ उनके नेता उनको कवर फायर देने के लिए, क्योंकि वहां पंजाब के लोगों को बुद्धू बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। कहते शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो गई। तो पंजाब से एक वीडियो आया था मेरे पास, भाषण दे रहे थे भी, शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी हमने, वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए। बड़े भोले भाले लोग हैं पंजाब के। तो नीचे से बोले तू इलेक्शन क्यों हार गया भाई? एक जगह अरविंद केजरीवाल जी भाषण दे रहे थे, मैंने दिल्ली में विकास कर दिया, तो फिर इलेक्शन क्यों हार गया भाई? पंजाबी पूछते तू कानून इलेक्शन हार गया भाई? उनको कवर फायर देने के लिए ये झूठे नैरेटिव के सवाल यहाँ पूछे जाते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में इस सरकार ने अपनी प्रतिबद्धताओं को बिल्कुल स्पष्ट रखा है। हमारी प्रतिबद्धता है, अंत्योदय हमारा लक्ष्य है, गरीब कल्याण हमारा कर्तव्य है, जनता के मिडिल क्लास के लिए जीवन आसान करना हमारा कर्तव्य है। हम लाइसेंस राज को भी कम करने के लिए पुलिस के लाइसेंस बनने के काम को और फायर के लाइसेंस, इन सब में भी आमूलचूल परिवर्तन करके मध्यवर्गीय लोगों के जीवन को आसान बनाने का काम करने वाला है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जिनको चाहिए और यहाँ हमारे कार्यालय से लेकर चल रहे हैं, निकालिए, भाग रही है फोटो। मुझे मालूम था आप ये सवाल पूछेंगे। बिल्कुल सर, बहुत देर में डालते हैं। सबको दीजिए।
भाई रंग में भंग मत डालना। आप जब इसे पढ़ेंगे ना तो एक एक्शन कमेटी का जिक्र करते हैं। आगे चल जा भाई। एक एक्शन कमेटी का जिक्र करते हैं, कहते वो एक्शन कमेटी वाले बीजेपी के लोग थे। ये जो रिकमेंडेशन थी इसका आधार एक्शन कमेटी का रिप्रेजेंटेशन था, ये लिखा है इसमें, लिखा है रिकमेंडेशंस मेड बाय द एक्शन कमेटी, जो स्कूल वाली ना एक्शन कमेटी, खड़े हो आप लोग रंग में अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल जिसको कहते हैं, एक आदमी का नाम लेके कहते हैं मैडम कि वो बीजेपी का बंदा है, उसके बारे में कहते हैं ये एक्शन कमेटी को जिसको कहते हैं, वो एक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये प्रपोजल कैबिनेट में मूव करने की तैयारी थी, मगर अंडर द टेबल कार्रवाई हो गई, इसलिए नहीं कर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। निकल जाएगा आगे चल जा भाई।